very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. अब भैया देखो, बात ऐसी है कि बिल्कुल बिल्कुल जो है हमारे पास अब 30 दिन रह गए. वी आर लेफ्ट विथ एग्जैक्टली 30 डेज. तो हालत तो टाइट हो गई है. सोशल साइंस में थोड़ा वक्त है, ठीक है. सोशल साइंस हमारा थोड़ा 14th को आएगा, तो मतलब इट्स स्टिल लिटिल फर्दर अवे. लेकिन हाँ, हमारी स्ट्रैटेजीज तो बनना चालू हो गई है. पहली बात तो ऐसी है कि मुझे थोड़ा दुख हो रहा है ये वाला वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं कब से बोल रही थी. हमने जनवरी में एक्सपेक्ट करते हुए कि मार्च में एग्जाम होंगे, 60 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आए थे हम. उसके बाद 75 डेज हो गया, फिर ऐसे से करके इतनी स्ट्रैटेजीज बनी, बट अल्टीमेटली हम आ ही गए हैं इस मोड पर जहां हमें 30 दिन वाली स्ट्रैटेजी चाहिए. तो बात वही है कि मतलब कितना भी कुछ कर लो, कुछ चीजें टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, तो वो आदत से मजबूर होते हैं हम. इट्स ओके. लेकिन हाँ, मेनी स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंस वुड बी लाइक कि यार ये तो आसान है, ये बोरिंग लगता भले, बट ये है हलवा. तो ये हलवा खाने के लिए हम अभी से हाथ पैर क्यों मारे, इसको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम के एक दिन पहले किताब खुलेगा तो इस बच्चे जैसी हालत हो जाएगी. तो अगर बात ये है कि स्ट्रैटेजी की जरूरत क्या है, तो जवाब आपके सामने है. And with that, I just want to welcome all of you to today's session. So let's get started on that note and discuss कि आखिरकार अगर एग्जाम के एक दिन पहले पन्ना पलटने पे, पेजेस पलटने पे, किताबें खोलने पर ये हालत होगी, तो कितने दिन पहले क्या करना होगा कि हमारी हालत टाइट ना हो. So let's get started बच्चा. हमें बहुत सिंपल सा सोल्यूशन पता है. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट फॉर सोशल साइंस, इट्स अ जेनेरिक थिंग. आप किसी भी सब्जेक्ट में सोचोगे कि एक दिन पहले आप बिल्कुल तोप काम करके चले जाओगे, पास कर जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 90-100% तो आप छोड़ देते हैं. वो भी हाउएवर अभी भी आने के चांसेस है, क्योंकि ये जो टर्म 1 टर्म 2 का डिविजन हो गया है और अब सिर्फ 8 चैप्टर हमारे पास हैं और उसमें से भी थ्योरी सिर्फ 7 की है, तो ये हमारे लिए कहानी बहुत आसान करके चली गई है. तो अभी भी डुएबल तो काफी चीजें. पॉइंट ये है कि एट दिस वेरी मोमेंट वी रियली गेट स्टार्टेड एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. फिर इसके ऊपर फिर आगे नहीं सोचना है कि 15 दिन की स्ट्रैटेजी आ जाए, फिर एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी आ जाए और एक दिन की भी स्ट्रैटेजी आ जाए, क्योंकि फिर वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है. फिर वो किस्मत होती है जो किसी की चमकेगी, किसी की नहीं चमकेगी, किसी का दिमाग चलेगा, किसी की दिमाग की बत्ती जलेगी, किसी का फ्यूज हो जाएगा. क्योंकि प्रेशर के अंदर सब लोग सेम तरीके से तो काम करते नहीं है, सबका सिस्टम सेम वर्क करता नहीं है. ये कहानी, ये बात, ये पॉइंट आपने याद रखना चाहिए. आप कई बार सोचोगे कि अरे मेरे फ्रेंड ने ये मैनेज कर लिया, मेरे भाई ने, बहन ने, सिस्टर मतलब कजन ने, सीनियर ने, ये सब लोग अलग थे, आप अलग हो. अपने आप को असेस कर लो. आपको लगता है आप कर सकते हो, बेझिझक गो अहेड विथ इट. माय रिकमेंडेशन इज नॉट, क्योंकि बेटा समय चला गया तो आप पीछे जाकर के चेंज नहीं कर सकते. पहले पढ़ाई कर ली तो बाद में और ज्यादा चिल जरूर कर सकते हो कि रिविजन नहीं किया, पढ़ तो लिया है, कम से कम पता है कि कितने पानी में है, इससे पहले कि भैंस पानी में चली जाए. चलिए कमिंग बैक, हमें चाहिए कि इससे पहले कि भैंस पानी में चली जाए हम अपने आप को बचा ले. सो वी हैव टू हैव अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू दिस. एक ही रास्ता है, आपने करनी है प्लानिंग और प्रिपरेशन चालू. कोई ऑल्टरनेटिव, कोई शॉर्टकट, कोई स्मार्ट वर्क है ही नहीं. एक ही जरिया ही है, एक ही रास्ता ही है, यही आग का दरिया है, इसी में डूब कर जाना है. इतनी सी कहानी है. अब बात ऐसी है कि बचे हैं कितने दिन, 30 दिन. तो डिवीजन जो है हमारे सिलेबस का वो डिफर करेगा हर एक स्टूडेंट के लिए अपने प्रिपरेशन के लिए. अब ये कैसे डिफर करेगा, अब ये बात समझनी जरूरी है. हम कह तो रहे हैं कि डिफर करेगा, पर कैसे डिफर करेगा और क्या अलग होने वाला है. तो बच्चों यहाँ पे समझना ये है कि आपको देखना है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो. सबसे पहले ये बात आ जाती है. हो सकता है कि आउट ऑफ दीज 8 चैप्टर्स, ठीक है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी 4 चैप्टर कर लिए, तो उनका स्ट्रेस तो ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है. दे ऑलरेडी हैव, मतलब उनके पास 30 दिन बचे हैं अभी और आधा सिलेबस फिनिश्ड है, तो उनको रिविजन पे थोड़ा फोकस और थोड़ा प्रिपरेशन पे फोकस करना है. कुछ लोगों का, अब इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट की भी बात आती है. अब आप कहोगे मैम इंटरेस्ट का क्या लेना देना है. भैया अगर आपको हिस्ट्री बहुत आसान, सिविक्स बहुत आसान, ज्योग्राफी बहुत आसान, इको बहुत आसान लगती है, तो आप ये जल्दी जल्दी कवर अप कर पाओगे. हमें पता है जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है वहां पे हमें कम समय लगता है और स्ट्रेस भी कम होता है, दिमाग ज्यादा चलता है. करेक्ट.
लेकिन अब आपको अगर ऐसा नहीं होता है, कोई एक सब्जेक्ट ना पसंद है, 2 सब्जेक्ट ना पसंद है, जितने सब्जेक्ट ना पसंद होंगे उतनी आपको डिफिकल्ट लगेंगी चीजें और उतना ज्यादा आपका रिश्ता स्ट्रेस के साथ गहराई से बंधने लग जाएगा। ये सिंपल मैथ है। आप सोशल साइंस से मैंने मैथ पढ़ा दिया है, थोड़ा वापस आ जाती हूँ। आपके लिए टिप क्या है? टिप ये है कि पिक अप द सब्जेक्ट्स एज पर योर इजीनेस। जैसे मैंने एक और बार एक सेशन में अभिषेक सर और अमित सर के साथ हमने एक सेशन किया था कि 10th में क्या करना चाहिए। उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि चेकलिस्ट हमेशा बनाना हर एक चीज में जरूरी होता है। जितना ज्यादा आपके चेक बॉक्सेस जो हैं वो चेक होते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस उतनी ज्यादा आती जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, इको हो गया, और भी जो आपके सब्जेक्ट है वो हो गए। अब आपने कोशिश करनी है कि जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स में हो सके, मैथ्स मान लो यहाँ पे लिख दिया, ये इधर इंग्लिश लिख दिया, ये ऐसे से चेक बॉक्सेस है, ये फिजिक्स है, ऐसे से करके आपके और 2 चेक बॉक्सेस बायो के हैं, केमिस्ट्री है। आप जितने में टिक लगाते जाओगे आपको उतना ज्यादा सुकून महसूस होगा और उतने ही ज्यादा फोकस के साथ आप बाकी चीजें कर पाओगे। अब आपको लग रहा होगा मैम स्ट्रैटेजी बताओ, नहीं इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? बेटा बात ऐसी है कि आई ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी मच अप फॉर दिस स्ट्रैटेजी। मैं आपको स्ट्रैटेजी दुनिया जहान की दे दूं, पर बेटा पढ़ाई करने का हर एक इंसान का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, अप्रोच, इंटरेस्ट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। आइडियली व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, आप इस स्ट्रैटेजी से इंस्पिरेशन लेकर के अपना एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाओ। मुझे नहीं पता दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हो, मुझे नहीं पता कि आप कितना टाइम एक सब्जेक्ट पे डेडिकेट कर सकते हो, आपका कंसंट्रेशन कितना है, आप कितनी देर तक पुश कर सकते हो, आप किस किस सब्जेक्ट में पीछे हो या किस सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर चुके हो। अगर आप सारी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर चुके हो तो आपका बाकी का टाइम रिविजन में जाएगा, यानी कि आप सोशल साइंस में ज्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आपने बाकी कुछ भी नहीं किया है तो अभी आपकी बिल्कुल वाट लगी पड़ी होगी, यू मस्ट बी स्कैटर्ड एंड ऑल ओवर द प्लेस। तो आपके पास अब 8-10 घंटे दिन में जितने भी, उसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं ऐसे में प्लान बनाकर दूंगी, एक जेनेरिक प्लान दूंगी, बट एज आई सेड, कौन कितना प्रिपेयर्ड है, किसका क्या इंटरेस्ट है, किसको क्या डिफिकल्ट लगता है, ये हमेशा डिटरमिन करेगा और ये एक आपका वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज से एक आई विल गिव यू प्रोटोटाइप, मैं एक बेसिक प्लान दूंगी, उसमें सजेशंस व्हाट आई एम गोना गिव यू इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर मोर फॉर यू। ये आपके लिए ज्यादा काम आएगा, ये एडवाइसेस आपके लिए ज्यादा काम आएंगी, जिनमें से सबसे पहला ये है चेकलिस्ट। क्या होता है, एग्जाम में ही देख लो, हमारे जब आते हैं मान लो 40 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव गॉट, अलग अलग नंबर्स के। आपने इसमें से जब 5 नंबर का जो आपका 3 सवाल था या मान लो 5 सवाल था, आपने फिनिश कर लिया, तो आपने 25 मार्क्स अचीव कर लिए हैं और आपने 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद आप 3 नंबर के बचे मान लो और 10 सवाल थे, वो फिनिश किए, तो आप टोटल 15 क्वेश्चंस फिनिश हो गए। और ये 25 के ऊपर, मेरा मैथ थोड़ा इधर उधर जा रहा है मुझे लग रहा है, बट आपने 55 नंबर का क्वेश्चन पेपर कर लिया है। हाउएवर आपके पास अभी भी 25 सवाल बचे होंगे, लेकिन उनमें से 10 तो सिर्फ एक एक नंबर के, तो 10 नंबर के ही बचे, और बाकी मतलब मार्क्स के कंपैरिजन में आपने 50% से ज्यादा कर लिया है। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, आप आराम से आंसर लिखने लग जाते हो, बेटर आंसर्स लिखने लग जाते हो, ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आता है एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट के साथ। ये सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट हर एक इंसान के लिए, चाहे कुछ भी कह लो, बच्चा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपकी डिलीवरी को, आपके एग्जीक्यूशन को। तो एग्जाम में हाउ कॉन्फिडेंट आर यू गोना बी इज कंप्लीटली गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन कितना सेक्शन आपने थोरली पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कह रही हूँ पहले चेकलिस्ट बनाओ। अब इस चेकलिस्ट में फोकस किस चीज पे करना है? इजी सब्जेक्ट्स पे। इजी क्या होता है? इजी और डिफिकल्ट एक रिलेटिव टर्म है व्हेन इट कम्स टू स्टडीज। मुझे मैथ्स इजी लग सकती है, आपको डिफिकल्ट लग सकती है, मुझे सोशल साइंस डिफिकल्ट लग सकती है, आपको आसान लग सकती है। जैसे मैंने कहा, ये एक रिलेटिव टर्म है, आप अपना डिफिकल्ट और इजी डिफाइन करो। आप कहोगे मैम इजी तो एंड के लिए रखना चाहिए,
शुरू में करके क्या फायदा, मैं बताती हूँ क्या फायदा। इजी में हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा आता है, आपकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर आप 5 चीजें डिफिकल्ट की कर रहे हो तो आप 8 चीजें आसान वाली कर पाओगे, क्वांटिफाई ज्यादा हो पाएगा, यानी कि चेकलिस्ट में ज्यादा चीजें टिक होगी, विच ऑल्सो मीन्स प्रपोर्शन। जब आप प्रपोर्शनेटली निकालोगे, आप प्रपोर्शन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से जब डिटरमिन करोगे, ज्यादा वेटेज आप कवर अप कर पाओगे। बायो कर लिया क्योंकि आसान लगता है, मैथ्स कर लिया क्योंकि आसान लगता है, इंग्लिश कर लिया क्योंकि आसान लगता है, हिस्ट्री कर लिया क्योंकि आसान लगता है, इतना ही किया, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा तो कर लिया ना, ये 4-5 दिन में कर लिया। वहीं आप डिफिकल्ट लेकर बैठ जाते हैं, मान लो ज्योग्राफी डिफिकल्ट लगता है, मान लो फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, और ये 5 दिन की जगह आपको एक सब्जेक्ट में ही 4 दिन लग जाते हैं, यहाँ हमने इतने सब्जेक्ट्स 5-6 दिन में कर लिए। तो आप समझ रहे हो कि क्या डिफरेंस आता है। आपको लगेगा पहले डिफिकल्ट चीजों को कर ले, आसान तो एंड में भी हो जाएगा, पहले चीजों को कंप्लीट करो, उन चैप्टर्स को, इनफैक्ट सब्जेक्ट्स में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी हैं उनके उन चैप्टर्स को पिक करो जो आपको ज्यादा आसान लगते हैं। जितनी ज्यादा चीजों को कंप्लीट करोगे उतना सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आएगा, उतनी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती जाएगी। ये पहली चीज थी। दूसरी क्या चीज है भैया, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की आदत छूट चुकी है। जो आंसर आता भी है ऐसा लिख देते हैं कि इन्विजिलेटर बौखला जाता है और सदमे में आ जाता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो, ऐसी हालत में, ऐसी कंफ्यूजन में हमारा जो एग्जामिनर है वो ना आ जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप अपने जवाबों को प्रैक्टिस कर रहे हो, आर्टिकुलेट कर रहे हो अच्छे से। आर्टिकुलेशन एक स्किल है जो हम सबको नहीं आती है, मोस्टली लोगों को नहीं आती है। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है, मेरे दिमाग में एक थॉट है, बहुत अच्छा है, मैंने सोचा है अरे वाह क्या जवाब है, और वो वाह क्या जवाब है को जैसे ही मैंने पन्ने पे लिखा लगा कि यू इज दिस मी, have I written this, I don't know who has written this, I would want to disown and throw this in the dustbin, ये हो जाता है। तो ये सोच से जो सफर रहता है आंसर के पेपर तक आने का, ये काफी डिफिकल्ट होता है, और ये डिफिकल्टी आपको प्रैक्टिस से जाएगी। तो जो आप सोच रहे हो उसको एग्जैक्टली वर्ड्स में स्ट्रक्चर करके आंसर के फॉर्म में लिख पाओ, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये सारी आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये सब कुछ अप्लाई करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है, सोशल साइंस में तो करना ही करना है। एक बहुत मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड तो चैप्टर नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पता है कि मैथ्स या आपकी न्यूमेरिकल्स वाले बेस्ड साइंस के क्वेश्चन से ये कैसे डिफरेंट है। दूसरा, बच्चा मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ये तीसरा पॉइंट मैं आपको तीसरी चीज बता रही हूं, उसमें आपके पास डेप्थ है। क्या कहने का मतलब है, डोंट ट्राई टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। आप एक ही चीज को पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कि उससे भाई जो सवाल आए उसमें नेल कर दिया, ठीक है। अगर अदरवाइज क्या होगा, आप चाहोगे कि भाई मैं सारी चीजें पढ़ लूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लूं, जो भी आएगा लिख दूं। आप क्या करोगे, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको उसमें से मुश्किल से 2 से 3 नंबर का सवाल जवाब आता होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से मुश्किल से 1 से 2 नंबर का आता होगा, और आप हर एक क्वेश्चन में अटकने लगोगे, और फिर आपका गला वहां सूखने लगेगा, जान जाने लगेगी, लगेगा कि शिट ये क्या कर दिया। अगर उसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट, मान लो कि 30 क्वेश्चंस में से आप सिर्फ 20 कर पाते हो, पर जो 20 किया है सॉलिड किया है, आपको ज्यादा बेटर फील होगा, क्योंकि जब आप वो 20 करोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर में। कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, वो अपने ऊपर भरोसा मेंटेन किए रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जैसे जैसे गिरने लगता है, आंसर राइटिंग, हैंड राइटिंग, कॉन्फिडेंस सब नीचे जाने लग जाती है, और आपकी परफॉर्मेंस की जो नैया है वो डूब जाती है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 पॉइंट जो आप करोगे याद। सबसे पहले लिस्ट करनी है चीजों को, और चेक लिस्ट बनाना है बेसिकली, और ये चेक लिस्ट में हमें चेक करते जाना है। दूसरा, हमें हमारी स्किल पे फोकस करना है। कौन सी स्किल पे फोकस करना है भैया, तो आंसर राइटिंग के स्किल पे फोकस करना है, ठीक है जी। तीसरा क्या पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेप्थ पे ध्यान देना है, ना कि हमें विड्थ पे ध्यान देना है। विड्थ क्या होता है कि ये इतनी एरिया है, ये पूरा कवर कर लिया, हाँ भैया कवर तो कर लिया, लेकिन ये लेयर 2 से अगर सवाल आ गया तो वहां पे हम डूब गए। क्या जरूरी है कि लेयर 1 से सवाल आएगा, लेकिन अगर डेप्थ पे जाओगे तो चाहे जहां से भी सवाल आए, अगर इतना ही कवर किया है, इतनी दूर में जो आएगा वो सब आंसर कर पाओगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, या बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात कैसी है, ये काफी रिलेटेबल होगा।
जो मेरी मम्मी भी ऐसा कहा करती थी कि जो पूरे साल डांस करते हैं, खुश रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, वो एग्ज़ाम के पहले और रिजल्ट के पहले भी बाय द वे उनकी हालत ऐसी हो जाती है, और एग्ज़ाम में अपने पेपर से ज़्यादा आप दूसरों को देख रहे होते हो, वो हमें ये नहीं चाहिए, है ना। वी डोंट लेट्स ट्राई कि भाई हमारे पास 30 दिन है, काफ़ी वक्त है, 7 चैप्टर्स 1 मैप वर्क, we have a lot of time to not make it relatable anymore. So let's move on and discuss कि इन 30 दिनों को आप कैसे यूज कर सकते हो। अगेन एक पॉइंट जो यहाँ पे मिस हो गया, विच आई वुड गो बैक एंड एड इन हियर, मैंने मुझे लग रहा है काफी कुछ लिख दिया यहाँ पे, तो उसको मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन बना देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि भैया मैम ने बोला क्या है, नहीं तो ऐसे कहोगे कि ये तो कचड़ा फैला दिया है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। चलो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है जो हम याद रखेंगे, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो हमें याद रखनी है, वो है कि कस्टमाइज्ड या फिर आई वुड से पर्सनलाइज्ड टेबल बनानी है, पर्सनलाइज्ड शेड्यूल और प्लान बनाना है, ठीक है। यूज करो, ठीक है, रेफर टू द शेड्यूल गिवन, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें स्ट्रगल होता है, बहुत लोगों को स्ट्रगल होता है, रेफर करो, लेकिन बच्चे आपके घर में किस दिन क्या फंक्शन है, ठीक है, या किस दिन आपकी क्या कमिटमेंट है, या आपको मान लो हो सकता है आपके प्रैक्टिकल्स अभी तक नहीं हुए हो, तो आपके यहाँ स्कूल में प्रैक्टिकल्स है, या फिर आपका क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आपका ग्रिप है नहीं है, तो सब्जेक्ट प्रायोरिटी है, हो सकता है उस प्रायोरिटी में पहले सोशल साइंस ना आता हो, क्योंकि सोशल साइंस आपको कंपैरेटिवली आसान लगता है, या आप नहीं पढ़ना चाहते हो, वॉट एवर इट इज। बट ये सारी चीजें एक बहुत सिंपल सी बात को डिफाइन करती हैं कि सबका सिस्टम पढ़ने का अलग है। तो ये प्रोटोटाइप आप यूज करोगे, बाकी आप यूज करोगे अपना दिमाग, अपनी नॉलेज, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को, और इन सबसे पहले असेस करो अपने आप को सच में कि आप कितने पानी में हो। स्पीक द ट्रूथ टू योर सेल्फ। मम्मी पापा को आप जितना भी बुद्धू चाय बना रहे हो कि हाँ हाँ पूरी तैयारी हो गई है, खुद से सच बोलो और उसके हिसाब से प्लान बनाओ। तो मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर को, और अपना क्लॉक जो है उसको सेट कर लो। अब यहाँ पे प्लीज मेक श्योर टू फिक्स योर टाइम। अब यहाँ पे फिक्स योर टाइम दैट यू विल डेडिकेट टू स्टडीज। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चाहे कुछ दुनिया से इधर से उधर हो जाए, मैं सुबह 9 से 12 पढ़ूंगी, फिर मैं 1 घंटा ब्रेक करूंगी, 1 घंटा प्रेयर करूंगी, 1 घंटा लंच करूंगी, फिर मैं 4 से जो है 10 पढ़ूंगी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। यू फिक्स इन योर हेड कि मेरे करंट असेसमेंट के हिसाब से, मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे इस चैप्टर को लगेगा 5 घंटा, मुझे इस चैप्टर को लगेगा 9 घंटा, मुझे इस चैप्टर को लगेगा 2 घंटा, ऐसे करके टाइम निकालो, प्लस अपने रिविजन का टाइम निकालो, हर एक सब्जेक्ट का कर लो, और फिगर आउट करो कि हाँ मुझे टोटल चाहिए 47 आवर्स, या मुझे चाहिए 50 घंटे ढंग से पढ़कर एटलीस्ट एक बार रिविजन करने के लिए, बिना सैंपल पेपर, बिना किसी चीज के। अब भाई ये 50 घंटे चाहिए मुझे, या इसको 60 कर देते हैं, 60 घंटे मुझे चाहिए, ये मैंने अपने आप से सच बोला है, और मेरे पास है 30 दिन, लेकिन मुझे रिविजन और करना है, ये सिर्फ प्रिपरेशन के मेरे 60 घंटे, तो मेरे को हर दिन कम से कम 2 घंटे जो है वो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए 30 दिनों में देना होगा। लेकिन मेरे तो प्रैक्टिकल्स भी है 3 दिन, मेरे को 2 दिन तो यहाँ वहां भी जाना है, मेरे को ये सब भी करना है, मिल मिला करके मेरे पास बचे 22 दिन। अब ये 22 दिन में कैसे होगा, 20 दिन मान लो, ढंग से मेरे हाथ में 20 दिन है कि एक आध दिन तो ब्रेक चाहिए होगा, वरना बर्न आउट हो जाएगा। तो ये 20 दिनों में मेरे को, इसका मतलब ये है कि 3 घंटे हर दिन डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ाई करनी है, नया कॉन्सेप्ट लर्न करना है। अब यहाँ पे ये सब स्टंट मत पुल करना कि नोट्स बनाने हैं और अब स्ट्रैटेजी बनानी है और अब नया कुछ क्रिएट करें। डोंट डू दैट, डोंट पिक अप न्यू थिंग्स। नई चीजों को सीखने में, एक्सपेरिमेंट करने में वक्त लगता है, वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, वो टेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो जो फिक्स्ड चीजें हैं उस पर फोकस करो, पढ़ो, किसी का नोट्स ले लो, अपने नोट्स ले लो, वेदांतु के नोट्स यूज कर लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट ये डेडिकेटेड टाइम अपने दिमाग में फिक्स करो। तो आपको पता है कि 3 घंटे हर दिन आप पढ़ोगे तब आप जाकर के मेजर चंक ऑफ सिलेबस फिनिश कर पाओगे। अब इसके ऊपर इतना ही रिवीजन को भी टाइम लगाना है, यानी कि हर दिन मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे बैठना है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता, मतलब ये आपको पता होगा, मैं अगर पढ़ने बैठती थी तो अगर मैं 4 घंटे बैठती थी तो मैं ढंग की पढ़ाई 2 से 2.5 घंटे होती थी। तो यानी कि मुझे अगर 3 घंटे पढ़ना है तो आई वुड हैव टू प्लान फॉर 4.5 आवर्स, और प्लस मुझे रिविजन करनी है
तो और 4.5 घंटे, यानी कि दिन में मुझे कम से कम 8 से 9 घंटा निकालना पड़ता अगर मेरे पास 1 महीने होता और मैं प्रिपेयर नहीं होती अपनी पढ़ाई करने के लिए प्लस रिविजन। तो ये डिसाइड कर लो, ठीक है, ये डिस्कस भी कर लो अपने पेरेंट्स से कि क्या आइडल है, क्या हाँ वो भी सपोर्ट कर पाएंगे, अपने फ्रेंड से देख लो, ग्रुप स्टडीज करनी है, जो भी करना है ये प्लान आउट कर लो। और टाइम आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है यू वर्क वेल इन अ स्ट्रक्चर, आई डोंट, मुझे बॉक्स में डालने की कोशिश करोगे, मैं नहीं फिट आती हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं, मैं फ्लेक्सिबल रखना चाहती हूँ, मेरा मन अभी है पढ़ने का, मैं अभी पढ़ूंगी, मैं अपने आप को प्रेशराइज नहीं करूंगी ये सोच करके कि मैंने 9 से भाई 1 बजे तक पढ़ने का टाइम रखा था, अब ये देखो मैं 1 घंटे से टीवी देख रही हूँ, ये टेंशन करता है। तो रियलिस्टिक गोल्स रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिक गोल्स रखनी है हमें, हैव वेरी रियलिस्टिक गोल्स। नहीं होगा तो नहीं होगा, उसको लिस्ट में ऐड करके अपने आप के ऊपर प्रेशर और सेंस ऑफ फेलियर मत लाइए, ठीक है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट लानी है, फेलियर नहीं लाना है, जो होगा ही नहीं उसको लिस्ट में डालना ही नहीं है, जितना एम करेंगे और टारगेट करेंगे वो अचीव करेंगे, फाड़ देंगे वहां पे, ठीक है। चलिए कमिंग बैक, जैसे मैंने बोला अपने आप को असेस करो, अपनी स्पीड देखो, सब कुछ देखो, कैलेंडर मार्क करो, क्लॉक सेट कर दो, ढंग से खाओ, ढंग से सो, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर बॉडी, स्टमक, माइंड वेल रेस्टेड। ये जितने भी दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, फॉर दैट मैटर पेरेंट्स भी हैं, कोई भी आपको नेगेटिव जोन में डाल रहा है, आपको अच्छे वाइब्स नहीं दे रहा है, आपको हेल्प नहीं कर रहा है, cut that person off, distinct yourself from that person for next 30 days। फिर पूरी जिंदगी रिश्ता निभाते रहे ना, ठीक है। मम्मी पापा से भी लग रहा है, देखो मम्मी पापा बुरा असर नहीं डालते, बट कई बार होता है कि मम्मी पापा कई बार आकर चिट चैट करने लगते हैं या कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जो हमारा फ्लो ब्रेक कर देता है, या हमारा जो प्लान है उससे वो उनका प्लान अलाइन नहीं होता है। हैव अ क्लियर कॉन्वर्सेशन विद देम कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज आपके इस तरीके से सपोर्ट चाहिए। दोस्तों को बोलो अगले 30 दिन भाई तुम कुछ भी बोलो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अनइंस्टॉल्ड, यू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, ओके। बट ईट राइट, ढंग से खाइए, क्योंकि बैठकर इतनी देर पढ़ाई करनी है, रात को ढंग से सोना है, अच्छा फील करना है, एनर्जेटिक फील करना है। अगर कुछ ऐसी चीजें खाओगे पेट खराब हो गया तो वो तो तुमने अकाउंट नहीं किया होगा इन 20 दिनों में, और 2 दिन चला जाएगा, बाथरूम के चक्कर ही लगाते रहोगे, लाइब्रेरी के चक्कर कहाँ लगेंगे फिर। तो ईट राइट, स्लीप टाइट, गो फॉर अ वॉक, डू एक्सरसाइज। अब वो भी इतना नहीं कर देना है कि थक करके पूरे 2 घंटे अगले 2 दिन तक सोए हुए हैं। तो फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को ऐसे जोन में रखना है जहाँ पे सब चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो, ना कि उल्टा हो जाए, ठीक है। टेस्ट योर प्रेप, टेक द मॉक, जैसे मैंने बोला असेस करो अपने आप को, तभी तो आगे प्लान करोगे, ठीक है। अब प्लान में सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, देखनी है क्या कितना है, हो सकता है किताबें आज तक पलटी भी ना हो, आई होप ऐसा ना हो। फिर अपनी प्लान बनाओ, देखो कि कैसे कवर करोगे सिलेबस, दिस इज फॉर योर सेल्फ। अब सोशल साइंस की स्पेसिफिक बात करूं तो आपने ऑब्वियसली 4 चीजों में डिवाइड करना है। अब यहाँ एक जनरल प्लान है, आपने 5 दिन देना है हर सब्जेक्ट को एक्सेप्ट फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री में बेटा एक ही चैप्टर है, तो या तो आप उसको 3+2 में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 2 दिन रिविजन के और 3 दिन प्रिपरेशन के। अगर एकदम ही चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो 4+1 करोगे, यानी कि 4 दिन प्रिपरेशन का, 1 दिन रिविजन का। ये अदर वे भी हो सकता है कि अगर आप पढ़े हुए हो तो 2+3 कर दो, 2 दिन प्रिपरेशन का और 3 दिन रिविजन का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में दो चैप्टर्स हैं, इको में 2 चैप्टर्स हैं, सिविक्स में 2 चैप्टर्स हैं, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स हैं। दोनों ही चैप्टर्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स की बहुत आसान है। इको का मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बहुत आसान है, हो सकता है आपको 5 दिन से कम लगे। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने बोला ये फ्लेक्सिबल होगा, आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्टी लगती है, इजी वाले सब्जेक्ट से आप सब्ट्रैक्ट कर लो वो टाइम और ऐड कर दो वो 1 दिन 2 दिन, जहां से भी निकाल सकते हो उस सब्जेक्ट में जहां आपको ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत है। अब जब आप प्रिपेयर करोगे तो क्या करोगे, एनसीईआरटी तो बाइबल है हमारा, एनसीईआरटी तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आंसर राइटिंग वहीं से करनी है, सैम्पल बेस्ड मतलब आपका जो सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन वहां से इंस्पायर्ड हो सकता है। फिर अपने नोट्स को रिवाइज करो, कुछ तो आपके पास होगा, नहीं होगा तो जो भी प्लान किया हुआ था रिसोर्सेज पढ़ने का उसको रिवाइज करो। अब सेग्रीगेट योर ईच पार्ट लाइक हिस्ट्री इन 5 डेज, जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन में यू विल हैव टू कवर नेशनलिज्म इन इंडिया एज पर योर सिलेबस। बट ये हिस्ट्री स्पेसिफिकली मैंने बोला है रिविजन भी करोगे। अब ये देखो मैंने बोला 5 दिन हर सब्जेक्ट के लिए, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, यार ये बहुत ही ज्यादा, रुक जाओ, हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास 5 दिन है, यानी कि कितना हो गया 20 डेज। 20 दिन हम रगड़ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब 30 डेज में से 20 दिन चले गए, तो अब क्या करना है,
5 दिन हमें प्रैक्टिस करना है सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब इसमें से आप 4 दिन ऐसा करो कि सब्जेक्ट डेडिकेटेड प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। जितने सब्जेक्ट डेडिकेटेड करोगे उतना सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको हाफ डे करो, उसका आधा दिन उस सब्जेक्ट में यूज कर लो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और एक दिन आप पूरा ऑल सब यानी कि सारा कंबाइंड पेपर जो है उसको पूरे दिन 2-3 मॉक ले लो। 2 मॉक तो ले ही लो, 1.5-2 घंटे का पेपर है यार, 3 एग्जाम आप आराम से राउंड्स में लिख सकते हो। सुबह 10 से 12 एक कर लो, फिर शाम को 4 से 6 एक कर लो, रात को 8 से 10 या फिर 7 से 9 एक कर लो, यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए, आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे मिलेगा, इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कराए, क्वेश्चंस नोट करो और उनको प्रैक्टिस करो। 2 दिन मैप प्रैक्टिस के, ऑनेस्टली मुझे लगता है आपके लिए एक दिन काफी होगा, बट मैं मान के चल रही हूँ ज्योग्राफी का एक दिन, हिस्ट्री का एक दिन। हिस्ट्री का जब एक दिन करोगे प्लस थोड़ा थ्योरी भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो 2 दिन मैप को दिए हैं, बहुत दिया है। तो आप आराम से 5 नंबर भैया मैप से पूरे पूरे आ रहे हैं। अगर एक दिन दे करके मैप को बच्चे 1 से 2 दिन दोगे, ये 5 नंबर आपकी झोली में पक्का है, रटना है, पूरा मेमोराइज कर लो। ऐसा लगे कि पिक्चर देखो और बता दो यहाँ पे है, यहाँ पे है वो फैक्ट्री, यहाँ पे है वो थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे है ये रिवर, यहाँ पे है ये चीज, यहाँ पे है वो गल्फ, यहाँ पे पार्क स्ट्रीट है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंख बंद करके किसी ने पिक कराया तो आप कर सको। तो मैप इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, 5 नंबर मिल जाएंगे यार। आप सोचो 40 में से 5 मार्क्स इज ऑलरेडी योर्स। आई एम नॉट एबल टू डू द मैथ, बट कितना हो जाएगा, काफी परसेंट, मतलब यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, राइट। 5 नंबर इसके हो जाएंगे। मानकर चलो कि और थोड़ा 25 नंबर का आपने पढ़ लिया, तो आपको 30 नंबर तो बैठे बिठाए आ जाएंगे। 25 नंबर का तो आप नया नया पढ़ के स्कोर कर लोगे, समझ रहे हो आप। तो मैप को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। और 3 दिन आपके रिवीजन के, मैं एडवाइस करूंगी कि वो जो 5 दिन प्रिपरेशन का था वहां से 1 दिन लेकर के 4 दिन रिवीजन के पर सब्जेक्ट डेडिकेटेड रिवीजन डालोगे आप, जहां पे ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन असाइन करोगे। अगेन पॉइंट बीइंग, अगर कोई सब्जेक्ट जैसे कि मुझे हो सकता है मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन काफी आसान लगे, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाफ अ डे में आई कैन रिवाइज इट, तो फिर मैं बाकी हाफ अ डे किसी और को दे दूंगी। अब हाफ अ डे व्हेन आई एम सेइंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो। बट हाफ अ डे में क्या होता है, मुझे अगर मनी एंड क्रेडिट रिवाइज करना है तो मुझे मुश्किल से 1 घंटा चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, चैप्टर को थॉरली पढ़ने के लिए, है ना। और वैसे ही 1 घंटा चाहिए ग्लोबलाइजेशन के लिए। नॉर्मली हो सकता है आपने 3 घंटे का टाइम रखा हो, तो यहाँ से 1 घंटा मिल जाएगा ना, और हो सकता है ये आपका टोटल 1.5 घंटे में हो जाए, तो 1.5 घंटा और टाइम मिल जाएगा। सो यू हैव टू एडजस्ट, यहीं पे आपकी पर्सनलाइजेशन आती है। जो आपका है आपने मेक श्योर करना है कि रिविजन करना है। और बच्चे एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आंसर्स जब लिख लो आंसर शीट में तब भी रिवाइज करो, और ये आप प्रैक्टिस करते वक्त ही अपने आप को आदत डलवाओगे करने की, वरना फिर आदत छूट जाएगी। बाकी हम रिविजन करा रहे हैं, हम नोट्स दे रहे हैं, आपके 2 साल के आगे की प्लानिंग भी करवा रहे हैं अगर आपको नीट और जेई करना है, जिसके साथ 10th का रिविजन भी चल रहा है। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड एंड प्रो आपको पता है, यूटिलाइज इट। जैसे मैंने बार बार बोला है, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, आपने सिर्फ यूज करना है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। Now with that, I'm gonna end the session. Please make sure to like if you enjoyed the session, share the video with your friends, and subscribe to the channel because we are here. हम मैराथन स्प्रिंट बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है, रिविजन के साथ साथ हम खुद ही यहाँ पे बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, दूसरा आप ये कर सकते हो, 1 शॉट, तो मैं बोलना ही भूल गई कि भाई 1 शॉट देख, भाई 1 शॉट देखो, बहुत हेल्पफुल होती है 1 शॉट सेशंस रिविजन में। तो ये सब कुछ आप यूज करो, इतने रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। रेस्ट इज अप टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स। आई नो कि मेरे प्यारे बच्चे हमेशा एकदम रॉक करके आएंगे। बेटा कुछ हो जाए कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और ना अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना है, स्ट्रेस करना है और बर्न आउट करना है, ये भी नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एग्जाम, दिस इज नॉट हु यू आर। और अगर कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है तो ये आपको डिफाइन नहीं करेगी। तो क्लियर रहना है, कोशिश करनी है, ताकि खुद में कभी अफसोस ना हो जाए, वो फीलिंग ऑफ रिग्रेट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब कमेंट सेक्शन में आप बता देना व्हाट एल्स डू यू नीड फ्रॉम माय एंड। अभी जो 30 डेज है उसमें मेरी तरफ से हाउ कैन आई हेल्प यू आउट, एंड हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एंड व्हाट डिफरेंट वुड यू डू इन योर स्ट्रैटेजी। So hope to see you soon, and till the next time, stay home, stay safe, take good care of yourselves. Bye, adios, ciao, hasta la vista. Take care, bye bye.